हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आई एम पूजा और आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक है राष्ट्रपति की शक्तियाँ। इससे पहले वाली वीडियो में हमने राष्ट्रपति के बारे में जाना था, उससे रिलेटेड आर्टिकल्स जाने, इनका चुनाव कैसे होता है, निर्वाचक मंडल में क्या शामिल है, योग्यताएं क्या है राष्ट्रपति बनने के लिए, उन सब की चर्चा हमने इससे पहले वाली वीडियो में कर ली है। तो इस वीडियो में हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में जानेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। राष्ट्रपति की शक्तियों की चर्चा संविधान में विभिन्न अनुच्छेदों में की गई है। इनको कुछ भागों में बांटा जा सकता है, जैसे प्रशासनिक शक्तियां, सैन्य शक्तियां, राजनयिक या कूटनीतिक शक्तियां, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, वीटो शक्ति, आपातकालीन शक्तियां, अध्यादेश जारी करने की शक्ति और अन्य शक्तियां। तो अब हम इन शक्तियों को डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले है प्रशासनिक शक्तियां। संविधान के आर्टिकल 77(1) में दिया गया है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से ही हुई कही जाएगी। प्रशासनिक शक्तियों का तात्पर्य है उन सभी कार्यों को करने की शक्ति जो विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा किए जाते हैं और ये राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वही इसका प्रयोग संविधान के अनुसार या तो खुद करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। ये आर्टिकल 53(1) में कहा गया है। प्रशासनिक शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति को देश के सभी उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करने और उन्हें हटाने की शक्ति दी गई है। तो चलिए अब देखते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा किन अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। सबसे पहले भारत का प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ही करता है। भारत का महान्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उच्चतम न्यायालय तथा सभी उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, सभी राज्यों के राज्यपाल तथा उपराज्यपाल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष अधिकारी, भाषाई अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए विशेष अधिकारी आदि, इन सभी की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। ये सभी नियुक्तियां राष्ट्रपति अपनी बुद्धि से नहीं करता, अपने विवेक से नहीं करता, बल्कि मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही करता है। कुछ पदों के लिए वह मंत्रिपरिषद के अलावा दूसरे व्यक्तियों से भी सलाह ले सकता है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में वह भारत के मुख्य न्यायाधीश से ही सलाह लेता है। तो अब हम देखते हैं राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां। जैसा कि हम जानते हैं कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। उसे किसी भी देश के साथ युद्ध घोषित करने और शांति स्थापित करने की शक्ति प्राप्त है, लेकिन यह शक्ति वास्तविक न होकर सिर्फ औपचारिक शक्ति ही है, क्योंकि संविधान के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करता है। आर्टिकल 74(a) में ये कहा गया है। इसके बाद है राजनयिक या कूटनीतिक शक्तियां। राजनयिक शक्तियों से तात्पर्य उन सभी शक्तियों से है जो विदेश राज्यों के साथ संबंधों के स्तर पर लागू होती है। राज्य का प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति दूसरे देशों के लिए राजदूत और कूटनीतिक अधिकारियों की नियुक्ति करता है और दूसरे देशों से जो भारत में राजदूत आते हैं उनका स्वागत करता है। ये थी राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियां। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है, इसके साथ ही साथ वह विधायिका से जुड़ी हुई कुछ शक्तियां भी रखता है, जिनमें प्रमुख है वह संसद के दोनों सदनों को संसद के सत्र के लिए बुलाता है और सत्रावसान करता है। आर्टिकल 85 में ये कहा गया है। दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति होने पर वह दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा में यदि गतिरोध की स्थिति होती है तो वह उन दोनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, आर्टिकल 108 के अनुसार। प्रत्येक आम चुनाव से पहले सत्र या प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के आरंभ में राष्ट्रपति दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करता है, आर्टिकल 87 के अनुसार।
राष्ट्रपति 12 ऐसे व्यक्तियों को राज्यसभा में नामांकित करता है जिसके पास साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा में कोई विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो, आर्टिकल 80 के अनुसार। इसके अलावा राष्ट्रपति को यह अधिकार भी प्राप्त है कि वे लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने की स्थिति में अधिकतम 2 सदस्यों को लोकसभा के लिए नामांकित कर सकता है, आर्टिकल 131 के अनुसार। राष्ट्रपति का यह भी दायित्व है कि वे संसद के समक्ष विभिन्न प्रतिवेदन प्रस्तुत कराए, जैसे कि बजट या वार्षिक वित्तीय विवरण, आर्टिकल 112 के अनुसार। दूसरा है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन, आर्टिकल 151 के अनुसार। वित्त आयोग की अनुशंसाएं, आर्टिकल 281 के अनुसार। संघ लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन, आर्टिकल 323 के अनुसार। पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रतिवेदन, आर्टिकल 340 के अनुसार। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रतिवेदन, आर्टिकल 338 के अनुसार। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रतिवेदन, आर्टिकल 338 क के अनुसार। कुछ विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना संसद में पेश ही नहीं किए जा सकते। सबसे पहला इनमें से नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने वाले विधेयक। यदि किसी नए राज्य का निर्माण करना है, उसके क्षेत्र में या उसकी सीमाओं में या उसके नाम में परिवर्तन करना है, तो ऐसा विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही संसद में पेश किया जाएगा, ये आर्टिकल 3 में कहा गया है। धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से ही संसद में पेश किया जाएगा, आर्टिकल 171 के अनुसार। ऐसा विधेयक जिसके अधिनियमित किए जाने पर भारत की संचित निधि से व्यय करना पड़ेगा, उसको भी राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही संसद में पेश किया जाएगा, आर्टिकल 173 के अनुसार। ऐसा विधेयक जो उन करों के बारे में है जिनमें राज्य हितबद्ध है या जो उन सिद्धांतों को प्रभावित करता है जिनमें राज्य को धन वितरित किया जाता है या जो कृषि आय की परिभाषा में परिवर्तन करता है, यानी कर से रिलेटेड विधेयक भी राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही संसद में पेश किया जाएगा, आर्टिकल 274(1) के अनुसार। राज्यों के ऐसे विधेयक जो व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हों, ऐसे विधेयक भी राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही संसद में पेश किया जाएगा, आर्टिकल 304 के अनुसार। तो ये थी राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। अब हम राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां देखते हैं। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां भी बहुत सारी हैं, जैसे धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। यह वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट को संसद के समक्ष रखवाता है। अनुदान की कोई भी मांग उसकी सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती। वह भारत की आकस्मिक निधि से किसी अदृश्य व्यय हेतु अग्रिम भुगतान की व्यवस्था कर सकता है। वह राज्य और केंद्र के मध्य राजस्व के बंटवारे के लिए प्रत्येक 5 साल में एक वित्त आयोग का भी गठन करता है। तो ये थी राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। अब हम राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां देखते हैं। न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, साथ ही राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति विधिक सलाह भी उच्चतम न्यायालय से ले सकता है, परंतु न्यायालय की यह सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होती। उच्चतम न्यायालय का कर्तव्य है कि राष्ट्रपति जब भी उससे सलाह मांगे तो वह सलाह राष्ट्रपति को दे, लेकिन राष्ट्रपति इस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। आर्टिकल 72 के अनुसार राष्ट्रपति को दोषी सिद्ध किए गए किसी व्यक्ति के दंड को कम करने या माफ करने की शक्ति भी 3 मामलों में प्राप्त होती है। यदि दंड या दंड का आदेश सेना न्यायालय द्वारा दिया गया है तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति के दंड को कम कर सकता है या माफ कर सकता है। यदि दंड अथवा दंड का आदेश किसी ऐसे कानून के उल्लंघन के लिए दिया गया है जो संघ की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत शामिल है, या फिर ऐसे सभी मामले जिनमें मृत्यु दंड का आदेश दिया गया है, चाहे वे मामले संघ से संबंधित हो या फिर राज्यों से संबंधित हो, राष्ट्रपति किसी दंड के संबंध में कई तरह से क्षमादान की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। क्षमादान की शक्तियों का प्रयोग ऐसे कर सकता है वो सबसे पहले क्षमा। इसका अर्थ है कि अपराधी को दंड या दंडादेश से पूरी तरह मुक्त कर देना। इससे दोष सिद्ध व्यक्ति ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जैसे कि उसने कोई अपराध किया ही नहीं था, उसको पूरी तरह से क्षमा कर देता है उस दंड से। दूसरा है लघुकरण। लघुकरण का
अर्थ है कि किसी कठोर दंड के स्थान पर हल्का दंड दिया जाना, जैसे कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदल देना या फिर मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल देना। तीसरा है परिहार। इसका अर्थ होता है आदेश बदले बिना दंड की मात्रा को कम कर देना, जैसे 1.5 वर्ष के कठोर कारावास को 2 वर्ष के कठोर कारावास में बदल देना। तीसरा है विराम। इसका अर्थ है कि दंड पाए हुए व्यक्ति की विशिष्ट अवस्था के कारण प्रकृति की कठोरता को कम करना। कठोरता में कमी दंड की प्रकृति को बदलकर भी की जा सकती है और दंड की मात्रा को कम करके भी की जा सकती है, जैसे कि किसी प्रेग्नेंट औरत को मृत्यु दंड के स्थान पर आजीवन कारावास दे देना या फिर किसी बूढ़े अपराधी को कठोर कारावास की जगह साधारण कारावास दे देना। नेक्स्ट है प्रविलंबन। इसका अर्थ है कि मृत्यु दंड को अस्थायी तौर पर निलंबित कर देना। ऐसा तब किया जाता है जब दोषसिद्ध अपराधी ने क्षमा या लघुकरण की प्रार्थना की होती है और राष्ट्रपति उस प्रार्थना पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में होता है। तो ये 5 प्रकार की शक्तियां राष्ट्रपति को क्षमादान के रूप में दी गई हैं। तो अब हम देखते हैं राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। संसद द्वारा पारित कोई विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब राष्ट्रपति उसे अपनी सहमति देता है। जब ऐसा विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत होता है तो उसके पास 3 विकल्प होते हैं। आर्टिकल 111 में ये कहा गया है। वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है या फिर वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है या फिर वह विधेयक जो धन विधेयक नहीं है उसको संसद के पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। हालांकि संसद अगर इस विधेयक को पुनः बिना किसी संशोधन के या फिर संशोधित करके राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत कर दे तो राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी ही पड़ती है। अगर दोबारा से संसद उस विधेयक को भेज देती है राष्ट्रपति के पास तो। वीटो की शक्ति 4 प्रकार की होती है, किंतु भारतीय राष्ट्रपति के पास केवल 3 प्रकार की वीटो शक्ति ही है। सबसे पहली है एब्सोल्यूट वीटो। इसका अर्थ है वीटो की ऐसी शक्ति जो विधायिका द्वारा पारित किए गए किसी विधेयक को पूरी तरह से खारिज कर देती है। भारत के राष्ट्रपति को सीमित रूप में एब्सोल्यूट वीटो की शक्ति दी गई है। दूसरा है निलंबनकारी वीटो। राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग केवल तब करता है जब किसी विधेयक को संसद में पुनर्विचार के लिए लौटाता है। हालांकि यदि संसद उस विधेयक को दोबारा से या तो संशोधित करके या फिर बिना संशोधन के पारित कर देती है और राष्ट्रपति के पास भेजती है तो उस पर राष्ट्रपति को अपनी सहमति देनी ही पड़ती है। राष्ट्रपति धन विधेयक के मामले में इस वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता। राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को अपनी स्वीकृति या तो दे सकता है या उसे रोक कर रख सकता है, लेकिन उसे पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। तीसरी है पॉकेट वीटो। इसका अर्थ है कि कार्यपालिका के प्रमुख द्वारा विधेयक पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रतिक्रिया देने की बजाय उसे अपने पास पड़े रहने देना। राष्ट्रपति बिना कोई निर्णय की विधेयक को अपने पास रोककर रख लेता है। इसके लिए राष्ट्रपति के पास जो वीटो सबसे प्रभावी रूप में है वह है पॉकेट वीटो। संविधान में सिर्फ इतना लिखा गया है कि राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक को यथाशीघ्र लौटा देगा, जल्दी से जल्दी लौटा देगा। आर्टिकल 111 में कहा गया है। इसमें कोई निश्चित अवधि नहीं बताई गई है। इसका लाभ उठाकर राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को अनंत काल तक अपने पास रोक कर रख सकता है। फोर्थ है क्वालिफाइड वीटो। क्वालिफाइड वीटो का अर्थ है ऐसा वीटो जिसे एक विशेष बहुमत के आधार पर विधायिका द्वारा खारिज किया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति के पास ये वीटो शक्ति नहीं है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति के पास इस प्रकार की वीटो शक्ति है। तो ये थी राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां हैं। आर्टिकल 352 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाता है कि युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के होने से भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा संकट में है तो वह पूरे देश में या उसके किसी एक भाग में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। आर्टिकल 356 के अनुसार राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि यदि किसी राज्य के राज्यपाल के कहने पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने पर राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है तो वह उस राज्य में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। आर्टिकल 360 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाता है कि भारत या उसके किसी भाग पर वित्तीय संकट आ गया है तो वह वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। लेकिन आर्टिकल 358 में ये बताया गया है यदि आपातकाल की घोषणा आर्टिकल 352 के तहत की गई है, यानी युद्ध, बाहरी आक्रमण के आधार पर, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर
नहीं की गई है तो आर्टिकल 19 अपने आप ही निलंबित हो जाएगा। यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार अपने आप ही निलंबित हो जाएगा। आर्टिकल 359 में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह आर्टिकल 20 और 21 के अलावा शेष आर्टिकल्स में दिए गए मूल अधिकारों या उनमें से किन्हीं का निलंबन कर सकेगा। लेकिन आर्टिकल 20 और 21 ऐसे हैं जो किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किए जा सकते। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्तियां। आर्टिकल 123 में कहा गया है कि यदि संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो और राष्ट्रपति को इस बात का ज्ञान हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिसमें तुरंत कार्यवाही करना आवश्यक है, तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है। इसके बाद राष्ट्रपति की कुछ अन्य शक्तियां भी हैं, जैसे आर्टिकल 143 के अनुसार राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि वह किसी विधि या तथ्य के ऐसे प्रश्न पर जो व्यापक महत्व का है और उसे लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय से इस विषय पर सलाह लेनी चाहिए, तो वह सलाह मांग सकता है। हालांकि न सर्वोच्च न्यायालय अपने सलाह देने के लिए बाध्य है और न ही राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए सलाह को मानने के लिए बाध्य है। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति के अधीन ही चलाया जाता है। उसे इन क्षेत्रों में प्रशासन के संबंध में नियम बनाने की भी शक्ति प्राप्त है। आर्टिकल 239 के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के रूप में विभिन्न सामाजिक समूह को पहचानने और उन्हें इन सूचियों में शामिल करने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है। आर्टिकल 341 और 342 के अनुसार राष्ट्रपति को आर्टिकल 339 के तहत यह शक्ति भी दी गई है कि अनुसूचित क्षेत्रों जिसे जनजातीय आबादी के कारण विशेष संरक्षण दिया जाता है उनके रूप में कुछ और क्षेत्रों को शामिल करने या कुछ क्षेत्रों को शामिल करने या उस सूची से बाहर करने का निर्णय कर सकता है तथा किसी राज्य विशेष के राज्यपाल से अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर रिपोर्ट मांग सकता है। इसके अलावा ऐसे क्षेत्रों में की शांति और सुशासन के लिए बनाया गया कोई भी नियम राष्ट्रपति की सहमति के बिना प्रभावित नहीं होगा। तो ये थी राष्ट्रपति की कुछ अन्य शक्तियां। तो आज की क्लास में हमने राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण शक्तियों के बारे में चर्चा की, उसकी वीटो शक्तियों के बारे में, क्षमादान की शक्तियों के बारे में, विधायी शक्तियों के बारे में, वित्तीय शक्तियां, सैन्य शक्तियां और कुछ अन्य शक्तियों के बारे में हमने चर्चा की। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री से रिलेटेड सभी जानकारी हम उस वीडियो में कवर करेंगे। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को। थैंक यू।